कर दिया, ऑन हो गया ना? हाँ ऑन हो गया, ठीक है। चलो मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा एक चीज और, किसी भी पार्टिकल पे चार्ज मास कितना होता है? पार्टिकल में सब एटॉमिक पार्टिकल जो है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये तो तुमको पता होगा, ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। अगर नहीं पता है किसी को तो बोलो, मैं लिख देता हूँ तीनों के तीनों बना के टेबल। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास, प्रोटॉन का चार्ज मास, न्यूट्रॉन का चार्ज मास? तो बोलो फटाफट, मैं टेबल बना के लिखूं, वरना अपन आगे बढ़े। सर एक बार एक बार लिख दूं? यस सर। चलो ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। ये रहा, ये रहा चार्ज, ये रहा मास, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या क्या होता है, पहले तो अपने को पता है कि निगेटिव होता है, ठीक है। और निगेटिव में वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है, अमाउंट बिल्कुल यही होता है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल यही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है भैया? लड्डू होता है, अपने को पता है न्यूट्रॉन है तो चार्ज क्या होगा? लड्डू होगा, ठीक है। उस पे आते हैं, मास पे आते हैं। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ऊपर हो गया सर। अरे यार क्या समस्या है ये घंघोर समस्या है, दिख रहा है? चलो ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। इस भाई साहब का मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। और इस भाई साहब का भी मास क्या होता है? लगभग सेम होता है, ठीक है। देखो निगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁹, देखो 1.6 वाली जो वैल्यू है ना, इसको याद रखो, यहाँ भी यूज होती है, यहाँ भी यूज होती है। सेकंड पे नहीं जा रहा है, 1.67 होता है, बट उस पे नहीं जा रहा मैं, 1.6 काफी है अपने लिए, ठीक है। तो 1.6 10⁻⁹, ये 1.6 इंटू 10⁻27 मास होता है किसका? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास, ठीक है। चार्जेस क्या होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के? तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। न्यूट्रॉन का मास, सॉरी न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 0, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। किसी को समस्या हो तो फटाफट लिख लो कि सर समस्या है, इसमें दिक्कत है, अपने को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। डन है? अभी भी किसी को दिक्कत है इसमें? ये फर्जी है, अरे ये तुमको आराम से मिल जाएगा, तुमको मॉड्यूल भी है ना, मॉड्यूल में भी देखो फर्स्ट पेज पे तुमको मिल जाएगा, इसलिए मैं लिखवाया नहीं था इसको, बट स्टिल अगर किसी को समस्या है तो बोलो। एक चीज बस और ध्यान रखना, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू अपोजिट इनवर्स ऑफ Na होता है, इनवर्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा बोल रहा हूँ। और ये सेम मास जो होता है ये AMU के लिए होता है। 1 AMU का मास मतलब 1 प्रोटॉन का मास, या 1 न्यूट्रॉन का मास, या 1.6 इंटू 10⁻27 kg, या 1.6 इंटू 10⁻24 kg, या 1/Na kg, सॉरी 1/Na ग्राम, ठीक है। सारा का मतलब एक ही है, यही भाई साहब है और कुछ नहीं है। वो जो मोल वाला नंबर है ना 6.02 टू 10⁻23, उसको उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या है इसमें? फटाफट बताओ। नो चलो सर मॉड्यूल भेज दीजिए, मॉड्यूल नहीं मिला है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, बढ़िया क्या बोल रहा हूँ, हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉड्यूल नहीं मिला क्या? चलो ठीक है, आज मैं भेज दूंगा, ओके। चलिए, तो यहाँ तक था अपना बेसिक वाला पार्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक के रिलेटेड, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर चुके हैं। बेटा जिसका भी लास्ट क्लास में क्वेश्चन, किसी ने ग्रुप में क्वेश्चन भेजा था फोटो इलेक्ट्रिक का, किसका था क्वेश्चन? अगर कोई है जिसका क्वेश्चन था तो फटाफट बोलो, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊं या अपन आगे बढ़े। ग्रुप में किसी ने तो क्वेश्चन भेजा था यार, अब मैं था नहीं यहाँ पे, मैं थोड़ा कुछ मतलब दूसरी जगह था, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, बट स्टिल किसी को है क्वेश्चन तो पूछ लो। चलो ठीक है, कोई कुछ नहीं बोला तो मान ले रहा हूँ कभी भी नहीं हो क्लास में। चलो ठीक है, ओके। अब यहाँ तक हो गया बेसिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है।
कैसे होता है इसके बारे में अपने को पता चल गया। थोड़ी बहुत बेसिक थियरीज भी अपने को पता चल गई। क्वेश्चंस करेंगे तो न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा कि इसमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। एक चीज है जो ध्यान रखिएगा, जब अपने पास ईवीएस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, एनर्जी का एक कन्वर्जन जो अभी तक आप नहीं देखे, जो आपको अब देखने को मिलेगा, ठीक है। वो क्या है, एक एनर्जी का यूनिट हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन समझ लो पहले क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में जब मूव करना होता है तो जितना वर्क डन होता है उसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करता है तो जितना एनर्जी, जितना जितना वर्क डन होता है या जितना एनर्जी कंज्यूम होता है उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जूल के रेस्पेक्ट में इसका क्या लेना देना है, तो जूल के रेस्पेक्ट में ऐसे समझ लो कि 1 जूल इक्वल्स टू, ऐसे समझ लो 1 जूल इक्वल्स टू 1/E इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1/E इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना चाहो तो लिख लो, या इसको दूसरे फॉर्म में लिखो तो ज्यादा आसान रहेगा। वो ज्यादा आसान कुछ ऐसा है, 1 EV इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये ध्यान रखना है, इसको नोट कर लो, स्टार मार्क बना लो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटी यूनिट है, जूल बहुत बड़ी यूनिट है, ध्यान रखना। और अगर ये नंबर दिख रहा है तो कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी को बोलते हैं। ध्यान रखना इस यूनिट को, क्योंकि अपन यूज करने वाले हैं इसको। किसी को समस्या है इसमें? यूनिट खोपड़े में नहीं गया, बाउंसर नो बॉल चला गया तो बताओ फटाफट कि सर यूनिट खोपड़े में नहीं गया। बढ़े अपन आगे, चलो आगे आते हैं, ठीक है। ओके, चलो अब एक बात करते हैं कुछ दूसरी चीजों से रिलेटेड, खास करके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एनर्जी ऑफ सॉरी नंबर ऑफ फोटॉन्स और एनर्जी ऑफ फोटॉन्स से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। मान लो आपसे बोला गया कि ये ये प्लेट बना दिया, यहाँ पे ये लगा दिया, मान लो बीच में कोई भी इक्विपमेंट लगा, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। अच्छा बहुत जगह देखोगे तो बीच में बैटरी भी लगाएगा, उससे कोई समस्या नहीं है। बैटरी क्यों लगाता है? वो वीएस मेजर करने के लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर करने के लिए वीएस लगाया, वो बैटरी लगाया जाता है। तो उसको लेके दिल पे मत लेना सर आपने तो बैटरी नहीं लगाया था, तो उसको लेकर दिल पे मत लेना, ठीक है। चलो ये रहा अपने पास गैल्वेनोमीटर। अब ये कोई इक्विपमेंट है जो एनर्जी कंज्यूम करता है, रजिस्टर मान लो कोई, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस पे हम फोटोन को गिरा रहे हैं। अब क्वेश्चन बोलता है कि भैया एक बात बताओ आप, अगर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो गिर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स को अगर मैं वेरी करूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स को अगर मैं वेरी करूं तो करंट में क्या होगा, करंट में किस तरह के चेंजेस आएंगे। अब करंट, पहला चीज तो ये कि करंट आपको कैसे पता कि यहाँ करंट है, तो भैया जहां यहाँ फोटोन गिर रहा था यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो जाएगा यहाँ पे, और ये सर्किट ऐसे कंप्लीट होगी, मतलब ऐसे चार्ज घूम रहा है, और जब चार्ज घूम रहा है तो अपने पास क्या चलने लगा, करंट चलने लगा। तो बोला है कि अगर नंबर ऑफ फोटोन्स को मैं वेरी करूं तो बताइए कि करंट पे क्या इफेक्ट आने वाला है, करंट बदलेगा या करंट जितना शुरू में मिल रहा था टाइम के साथ तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बदलने पे भी करंट वही रहेगा, या कोई चेंज होगा। फटाफट बताओ कि क्या होने वाला है या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट के साथ। मैं एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ, नीचे में प्लॉट कर लेते हैं, चल भाई। इधर है नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, और इधर है करंट। आई से करंट को डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मुझे ये बताओ कि टाइम, अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाऊंगा तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या होगा? बढ़ेगा, पूरा बोलते हैं सर बढ़ेगा। ईशान भी बोल रहा है बढ़ेगा। अरे आराम से सोचो, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से सोचो।
और तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब साइलेंट हो गए। पता नहीं सर क्या जादू होगा। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा इसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है कि सर पता नहीं चला क्या बोल रहे हो आप? दीक्षा बोल रही है सर इंक्रीज होगा। बताओ फटाफट बेटा। करंट रिमेन सेम। चलो ठीक है, बात करते हैं कि क्या होगा। पहली चीज जो हमेशा ध्यान रखिएगा अभी इसके बाद, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को जब हम स्टार्ट भी किए थे, जब इस थ्योरी को हम पढ़ने स्टार्ट किए थे, इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने स्टार्ट किए, पहले एक्सपेरिमेंट था फिर बाद में थ्योरी हम पढ़ना स्टार्ट किए, तो उस समय एक चीज बताई गई थी कि सर ये एक्सपेरिमेंट करने के पीछे का जो एक मेन मोटिव था वो ये कहीं ना कहीं था, ये प्रूव करने का कि अपने पास जो लाइट है उसके पास पार्टिकल नेचर है। और चूंकि पार्टिकल नेचर है, तो पार्टिकल नेचर होने की वजह से मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर पार्टिकल नेचर है तो वहां जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का वो डिस्टिंक्ट होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा, जैसे बताया था ना रिप्पल वाले केस, कि अगर तुमने पत्थर मारा तो रिप्पल चारों डायरेक्शन में बराबर जाता है, लेकिन अगर पार्टिकल है ना तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो हो सकता है किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा जाए, किसी एक डायरेक्शन में कम। मतलब पार्टिकल एक 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 डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स जो है, एक एक जो चीजें हैं वो अपनी अपनी एनर्जी अलग अलग तरीके से बियर कर सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे फोटोन्स है बहुत सारे आ रहे हैं, तो हम अगर इनको पार्टिकल मान रहे हैं तो एक बात याद रखना हमेशा कि एक पार्टिकल सिर्फ एक पार्टिकल को ही इफेक्ट करता है, एटलीस्ट इस एक्सपेरिमेंट में तो हमेशा। मतलब क्या हुआ कि एक फोटोन सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे ही अपना इंपैक्ट दिखा सकता है, उससे ज्यादा पे नहीं दिखा सकता। उससे कम के बारे में क्या ख्याल है? नहीं कह सकते। उससे कम के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब क्या है कि हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन पे अपना इंपैक्ट दिखाए, हो सकता है वो भी ना दिखाए, लेकिन एक से अधिक पे अपना इंपैक्ट नहीं दिखाएगा, ये श्योर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि पहली चीज तो ये क्लियर है कि सर अगर पांच फोटोन आ रहा है तो पांच फोटोन पांच इलेक्ट्रॉन को अधिक से अधिक पांच इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, उससे कम निकाल सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं निकालेगा। भैया इसमें किसी को समस्या है तो फटाफट बताओ बताओ कि सर समस्या है अपने को कि अगर पांच फोटोन आएगा तो पांच ही मैक्सिमम पांच इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे कम निकलेगा, उससे ज्यादा नहीं निकलेगा। इसमें किसी को समस्या है? नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। चलो ये चीज क्लियर है। अब मान लो कि मैंने क्या किया है कि पहले दो फोटोन ले रहा था, दो की जगह तीन ले लूंगा, तीन की जगह चार ले लूंगा, पांच ले लूंगा। अगर नंबर ऑफ फोटोन्स में बढ़ा रहा हूं तो आइडियली आइडियली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बढ़ेंगे। क्योंकि तुमने दो फोटोन डाला तो दो इलेक्ट्रॉन निकलता, तीन फोटोन डाला तो तीन इलेक्ट्रॉन निकलता, चार फोटोन डाला तो चार इलेक्ट्रॉन निकलता। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन्स को जैसे जैसे बढ़ाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे ज्यादा। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे तो अपने पास चार्ज ज्यादा हो गया, करंट बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। क्यू बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया, और अगर चार्ज बढ़ गया तो अपने पास करंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया ना। कोई समस्या है किसी को कि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाया तो करंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इसमें किसी को समस्या है? समझ में आया कि कैसे बढ़ेगा? क्यों? नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलने वाले हैं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, वो भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ेगा तो अपने पास क्या बढ़ जाएगा? करंट बढ़ जाएगा। कोई समस्या है भैया किसी को? फटाफट बताओ कि सर समस्या है अपने को। सर बोलिए।
नहीं, फिर से बोल बेटा, आवाज नहीं आ रही है सही से। रिपीट कीजिए फिर। बेटा मेरे, मैं यूं बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास 5 फोटोन थे तो 5 इलेक्ट्रॉन निकलते मैक्सिमम। 10 फोटोन हो गए तो मैक्सिमम 10 निकलेंगे ना। मैं मैक्सिमम पे यस। बात कर रहा हूँ, आइडियल कंडीशन बात कर रहा हूँ। तो अच्छा एक बात बताओ, कभी 5 फोटोन होगा तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? नहीं निकलेगा ना। तो अगर मैं आइडियली मान लूं कि भाई जितना फोटोन डाल रहा हूं उतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि नंबर ऑफ फोटोन्स अगर आप बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा मतलब चार्जेस भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। चार्ज बढ़ जाएगा मतलब करंट भी बढ़ जाएगा। कोई समस्या है किसी को? नो सर, हो गया। डन। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल लूं कि देखो भैया, आप जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ाओगे चार्ज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। ऐसे ग्राफ एक प्लॉट कर लूं तो कोई समस्या है किसी को? इसमें इस ऊपर वाले को मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब आधी जनता तो ये सोच रही है कि सर वो सब तो ठीक है, आप जीरो से कहां नहीं प्लॉट करना स्टार्ट किए? यहां से प्लॉट करना स्टार्ट कीजिए ना, यहां से प्लॉट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, किसी को कोई समस्या है इसमें? किसी को कोई सर ऐसा प्रूवन है क्या कि एक पे एक ही कोई मैक्सिमम नहीं? ये पार्टिकल नेचर की खासियत है कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा। यही तो खासियत थी जिस वजह से ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। अदरवाइज अगर वेव नेचर था तो उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। अगर अधिक, मान लो अधिक एनर्जी का फोटोन ले लेते तो 4 इलेक्ट्रॉन को देता, चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए थे। जैसे पिछला वाला केस, जब अपन 3 केसेस पढ़ते थे, उस केस में क्या करना था? जिस केस में मान लो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, सोच के देखो, जिस केस में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा अपने को मिलती थी, वो काइनेटिक एनर्जी क्यों लेने जाएगा? बोलेगा अच्छा 100 रुपए आ रहे हैं, अगर 5 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 20-20 रुपए चाहिए, पांचों को निकाल दो 20-20 देके, रैदर देन कि एक को 20 देके निकालो और 80 उसको दे दो कि वो घूमते रहे। ये नहीं हुआ। मतलब पहला वाला नहीं हुआ, दूसरा वाला हुआ ना अपने पास। तो इससे ये प्रूव होता है कि भैया एक फोटोन जो है एट मैक्स एक इलेक्ट्रॉन को ही अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, उससे ज्यादा को ट्रांसफर नहीं करेगा। कोई समस्या अभी भी? चलो ठीक है, ओके। चलो ये तो ग्राफ प्लॉट कर लिया, इसको तुम पीछे लेके आ सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है, तुम आराम से इसको लेके आ सकते हो। ऐसा नहीं है डॉट मैंने बनाया तो कोई दिल पे ले लेना कि सर आपने डॉट बना दिया मतलब पीछे नहीं जाएगा, जाएगा। बट लेने का रीजन क्या था कि मैं चाह रहा था कि इस ग्राफ का जो रेंज है वो रेंज बढ़ा लो, इसलिए मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ दिया। बट आप चाहो तो जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कोई मना नहीं है। ठीक है, मना नहीं है, जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो एक कंडीशन की बात करते हैं, एक कंडीशन पे आते हैं। एक बात बताओ, मेरे पास सरफेस है इतना छोटा, ठीक है, और मेरे पास इतने छोटे सरफेस में जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन्स को मैं डाल सकता था मैंने डाल दिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन सर आपको कैसे पता? उसका तो डेंसिटी वेंसिटी आपको पता नहीं, तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन कैसे डालोगे? इंटेंसिटी बहुत हाई कर दी, इतनी हाई कर दी कि इस छोटे सरफेस के ऊपर में जितने इलेक्ट्रॉन्स अपने को एक्सपेक्टेड थे, उतने जितने इलेक्ट्रॉन्स अपने सरफेस पे आ सकते थे उतने हमने फोटोन्स के ऊपर बम्बार्ड कर दिया, उतने फोटोन्स के ऊपर छोड़ दिया। अब उसके बाद अगर उससे अधिक मैं फोटोन का नंबर बढ़ाऊंगा तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे कभी? ध्यान से सोचना, सरफेस पे जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे फोटोन के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं। उसके बाद भी मैं नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहा हूँ, क्या हमारे सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो नंबर निकलने वाले जो हैं, जो बाहर निकलने वाले थे, क्या वो बढ़ जाएगा या वो फिक्स नंबर ही है, वो उसके बाद जो चेंज होने वाला नहीं है? ये बताओ मेरे को। ठीक है, महिमा बोलिए सर फिक्स है नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अपने को सिंपल सा एक फंडा समझ में आ गया कि सर देखो, आप नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाओ, ओके है, करंट बढ़ेगा, ओके है, लेकिन एक लिमिट जाने के बाद जब बहुत ज्यादा अपने फोटोन उसके ऊपर गिराना शुरू कर दिया, इतना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने पॉसिबल थे सरफेस पे, भाई लिमिट है ना, सरफेस लिए तक लिमिट तो होगा ही, कि उस सरफेस पे जितने इलेक्ट्रॉन्स सर हो सकते थे उतने सारे के सारे इंटरेक्ट करने लगे हैं। अब उसके बाद एक्स्ट्रा फोटोन आप दे ही के क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा तो निकलेगा क्या? निकलेगा नहीं तो करंट कहाँ का? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक टाइम के बाद जो ये नंबर ऑफ फोटोन्स आप चाहे कितना ही बढ़ा लो, आपका जो करंट है वो फिक्स हो जाएगा। आप नंबर ऑफ फोटोन्स चाहे कितना ही बार बढ़ा लो, करंट फिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम के बाद, इस नंबर ऑफ फोटोन के बाद अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो सरफेस छोड़ के बाहर निकले और अपने को करंट देखने को मिले। कोई समस्या है इसमें तो फटाफट बोलो कि सर खोपड़ी में नहीं गया, अपने को समझाओ कि ये क्या चीज है, दोबारा से ये क्यों ऐसे हुआ। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया?
कोई ऐसा है जिसको ये ग्राफ समझ में नहीं आया कि ये फ्लैट क्यों हो गया? जनता सबसे पूछ रहा हूँ सर, मतलब करंट सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग चेंज करेगा? कह सकते हो ना। अरे भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो मैं करंट कहाँ से लेके आऊंगा? नहीं लेके आ सकता ना। ठीक है, लेकिन सरफेस एरिया पे बात नहीं करते, इसलिए बात नहीं करते क्योंकि सरफेस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है नहीं है वो मेटल के अकॉर्डिंग और बहुत सारे कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, वो अलग चीज है। बट हम सिंपल सा एक बात कर रहे हैं कि एक कंडीशन के बाद जब इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे मेरे पास, सरफेस पे अब है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, ये कहानी आ जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि करंट वर्सेस नंबर ऑफ फोटोन्स का जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब ये जो नंबर ऑफ फोटोन्स जो है इसके जगह पे ये सेम ग्राफ बनेगा अगर यहाँ पे इंटेंसिटी होती तो भी। इंटेंसिटी होता या नंबर ऑफ फोटोन्स होता, दोनों ही केसेस में कहानी क्या होती? बिल्कुल सेम होती। अब ये इंटेंसिटी और नंबर ऑफ फोटोन से कैसे कहानी सेम है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो या जो भी करना है, आप छापना है तो छापो। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है और इस नंबर ऑफ फोटोन से उसका क्या लेना देना है। फटाफट छापो इसको। छाप लिए? चलो ठीक है। तो ध्यान रखना ये इंटेंसिटी वर्सेस करंट का ग्राफ है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को कि एक लिमिट जाने के बाद ये ऐसे हो जाती है। ठीक है, इस ग्राफ को बहुत अलग अलग तरीके से दे सकता था। नंबर ऑफ फोटोन्स के नंबर ऑफ फोटोन वर्सेस करंट दे दिया मैंने, इंटेंसिटी वर्सेस करंट दे दिया। एक और भी चीज दे सकता है यहाँ पे, करंट के बजाय दे देगा नंबर ऑफ फोटोन वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी सेम ऐसे ही बनेगा। नंबर ऑफ फोटोन वर्सेस चार्ज, वो भी सेम ऐसे ही बनेगा। ध्यान रखना, नंबर ऑफ फोटोन वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जेई का आया हुआ बहुत पुराना, जब रुड़की हुआ करता था तो रुड़की में क्वेश्चन में यूज किया था नंबर ऑफ फोटोन वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कहानी वही है बिल्कुल, यहाँ करंट की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है और नंबर ऑफ फोटोन्स तो नंबर ऑफ फोटोन्स तो है ही। तो इन दोनों जगह पे कुछ भी रख ले, नंबर यहाँ पे रख ले करंट रख ले, नंबर ऑफ फोटो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख ले या अमाउंट ऑफ चार्ज रख ले, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स रख ले या इंटेंसिटी रख ले, कहानी बिल्कुल सेम है। बड़े आगे, क्या किसी का ऑडियो ऑन है ऑफ कर लीजिए अपना, जिस किसी का भी ऑडियो ऑन है। चलो ठीक है, ओके आगे आते। अब अपने को यहाँ तक तो पता चल गया कि करंट का क्या लेना देना है नंबर ऑफ फोटोन्स के साथ। ठीक है, थोड़ा सा अपन यहाँ जब इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा बात कर रहे थे कि इंटेंसिटी होता क्या है। ठीक है, अब मैंने जब आपको पढ़ाया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म, उस समय भी ये वर्ड यूज किया था इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है भैया? एक सिंपल सा क्या होता है, एक रेशियो वाली चीज होगी, कहीं ना कुछ इस टाइप का ही चीज होगा। ठीक है, डेंसिटी, इंटेंसिटी, मोलारिटी, मोलारिटी जब बात करते थे उस समय भी मैंने बताया था। ठीक है, क्या होता है इंटेंसिटी? इंटेंसिटी को डायरेक्टली ऐसे ध्यान रख लेना, इंटेंसिटी इक्वल टू होता है एनर्जी बाई एरिया। यार ये नींद दिख नहीं रहा, रुक जाओ नीचे लिखता हूँ, जरूर 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 जा, रोना नहीं, रुक जाओ। इंटेंसिटी इक्वल टू होता है एनर्जी बाई एरिया। ठीक है, अब इस एनर्जी को कैसे कैसे अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं? इस एनर्जी को लिख सकते हो ऐसे, पावर। अच्छा, एनर्जी का पावर के साथ क्या लेना देना होता है ये बताओ फटाफट। एनर्जी का पावर के साथ क्या लेना देना होता है भैया? Rate of doing energy power. क्या होता है? Rate of doing work is पावर इक्वल टू होता है एनर्जी इनटू टाइम। नहीं सॉरी, एनर्जी अपॉन टाइम, माय बैड। और energy upon time is equal to ओके, एनर्जी बाई टाइम इक्वल्स टू पावर होता है। ठीक है, जूल पर सेकंड होता है सर। चलो ठीक है, तो इसको तुम पावर के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हो। इसको पावर के रिस्पेक्ट में कैसे बात कर सकते हो? सर पावर इनटू टाइम डिवाइड बाय एरिया।
ठीक है, ऐसे ही बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एनर्जी की बात करते हैं। देखो एक चीज, फोटोन के रिस्पेक्ट में क्या है, एनर्जी का क्यों यूज किया गया, फोटोन के रिस्पेक्ट में इसका क्या लेना देना था, ठीक है। तो फोटोन के रिस्पेक्ट में देखो इसका कहानी ऐसे था, अगर अपने पास देखो, ऐसे एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि कहीं भी लाइट आ रही है तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जो वहां पे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जो भी वहां पे पावर डिलीवर होता है उसके लिए हम इंटेंसिटी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली बात करें तो एनर्जी अपने पास कैसे आएगा, फोटोन के एस्पेक्ट में। मैं उतना डेप्थ पे नहीं जा रहा क्योंकि आपको फिजिक्स में भी आएगा कभी, तो उतना जब पढ़ोगे तब उस समय समझ जाओगे कि और भी इसके आगे आगे फिर आते हैं, लेमडा वेमडा यूज करता, उस पर नहीं जा रहा मैं, डायरेक्टली यहाँ बात कर लो। अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी अपन कैसे बात कर सकते हैं, टोटल एनर्जी। तो मैं टोटल एनर्जी देखो ऐसे लिखता हूँ, ध्यान रखना टोटल एनर्जी मैं कैसे लिख रहा हूँ। देखो अपने को क्या किया, एनर्जी के लिए मैं एक फोटोन की एनर्जी को, Out of frame. यार ये अलग समस्या रुक गया एक मिनट। मैं एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, मैं एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन में क्या लिख सकता हूँ, एच न्यू लिख सकता हूँ। और अगर मान लो मेरे पास एन नंबर ऑफ फोटोन्स वहां पे हैं जो बॉम्बार्ड हो रहे हैं, एन नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो बॉम्बार्ड हो रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ एन इंटू एच न्यू डिवाइडेड बाई, अब देखो इस इंटेंसिटी के साथ एक और भी कहानी क्या है, इस इंटेंसिटी को जब अपन एग्जैक्ट जब अपन प्रैक्टिकल यूज में लेते हैं तो अपन बात क्या करते हैं, अपन ऐसे बोलते हैं कि भैया देखो कितनी एनर्जी कितनी एरिया में आ रही है वो तो सही है, लेकिन आपको एक और भी चीज बतानी पड़ेगी कि वो कितने टाइम में आ रही है, ठीक है। तो हम जब इसको इस टर्म में यूज करते हैं, जब अपने को मतलब देखते हैं फिजिक्स के टर्म में जब यूज करते हैं, तो अपन इंटेंसिटी के लिए बोलते हैं कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर हम पर यूनिट टाइम की बात करें तो अपन यहाँ पे भी टाइम यूज करेंगे, तो 1/t से इसको डिवाइड मार लो, 1/t से इसको डिवाइड मार लो, तो ये गया, तो पावर बाई एरिया। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो इंटेंसिटी यहाँ यूज की गई है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बस मतलब इस कंडीशन के लिए यूज की गई है, हमेशा ये होगा ये जरूरी नहीं है। इंटेंसिटी का जो मेजर डेफिनेशन आता है वो आता है एनर्जी पर यूनिट एरिया, बस सिंपल सा इतना आता है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब यहाँ हम देखें अगर बात करें तो या तो तुम बोल सकते हो पावर बाई एरिया, या बोल सकते हो एनर्जी बाई एरिया इंटू टाइम। अब यहाँ नीचे आते हैं, टोटल एनर्जी अगर अपने पास मान लो एन फोटोन्स आ रहे थे, टोटल एनर्जी क्या हो गया, एन इंटू एच न्यू, ठीक है। नीचे में लगा लो एरिया, और यहाँ पे लगा सकते हो तुम टाइम, कि कितने टाइम में ये फोटोन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स कितने टाइम में उस मेटल प्लेट पे गिर रहे हैं, एच अपने पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू अपने पास फ्रीक्वेंसी है, और ए क्या है, उस मेटल सरफेस का एरिया है, यही अपने पास होगा इंटेंसिटी। इसको डायरेक्टली ध्यान रखो, इस ऊपर वाले कहानी से अब ज्यादा लेना देना अपने को नहीं है, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इंटेंसिटी बराबर नंबर ऑफ फोटोन्स गिवन नंबर ऑफ फोटोन्स डिवाइड बाय टाइम इंटू एच इंटू न्यू डिवाइड बाय एरिया ऑफ द मेटल सरफेस। अब देखो इसका मैंने इससे क्यों रिलेट किया था, इंटेंसिटी देखो ये जो इंटेंसिटी इसके साथ क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या आ रहा है अपने पास, नंबर ऑफ फोटोन्स। मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स की जगह पे आप चाहो तो इंटेंसिटी को प्लॉट कर सकते हो। अच्छा क्या इसमें कोई वेरिएबल है, नहीं अपने पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये सारी क्वांटिटी फॉर अ टाइमिंग क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। जब इस ग्राफ को हम प्लॉट कर रहे हैं, एक मेटल सरफेस फिक्स कर दिया है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी हमने फिक्स कर दी है, मतलब ये फिक्स है, ये टाइम फिक्स है, ये एरिया फिक्स है, ये सारी कहानी जब फिक्स है तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, एन हो जाता है। इस वजह से इंटेंसिटी वर्सेस करंट का ग्राफ बोल लो या नंबर ऑफ फोटोन्स वर्सेस करंट का ग्राफ बोल लो, कहानी बिल्कुल सेम चलेगी। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। इस वाले टर्म की जगह बहुत बार तुमको बोलेगा नंबर ऑफ फोटो, ऐसे बोलेगा रेट ऑफ फोटोन बॉम्बार्डेड, ऐसे भी टर्म यूज कर सकता है। तो रेट ऑफ फोटोन बॉम्बार्डेड या रेट ऑफ फोटोन्स कैप्चर्ड, ऐसे कुछ भी यूज करता है, तो n/t के लिए यूज करता है रेट ऑफ फोटोन्स, ठीक है। बस इस चीज को ध्यान रखो, ये हो गया एच, ये हो गया न्यू, अपने पास फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, एरिया ऑफ मेटल प्लेट, दिस इज इंटेंसिटी। किसी को कोई समस्या है तो बोलो, यूनिट इसका क्या होगा, तो ध्यान रखना जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। देखो फटाफट इसमें कोई समस्या है किसी को, तो फोटोन की एनर्जी एच न्यू से ज्यादा भी तो हो सकता है, तो एच न्यू से ज्यादा कब होगा भाई, फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी तो एच न्यू ही होती है ना, उससे ज्यादा कब होती है, न्यू बदलेगा जैसे जैसे उसे इसकी वैसे 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 उसकी एनर्जी बदल जाएगी। इसमें किसी को समस्या है इंटेंसिटी वाली चीज में, कि सर आपने इसमें नंबर ऑफ फोटोन्स की जगह इंटेंसिटी का वर्ड इंटेंसिटी क्यों यूज कर दिया, दोनों का ग्राफ क्यों सेम होगा, ये समझ में आ रहा है।
कोई ऐसा इसके खोपड़ी में नहीं गया कि सर ये ग्राफ या इंटेंसिटी का ग्राफ दोनों सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्लियर है? बोल लो भाई, कोई समस्या है किसी को? सर बोल बेटा। क्लियर है। अच्छा क्लियर है, ओके। नहीं मेरे को लगा कोई समस्या है। चलो ठीक है, ओके। फोटो जो भी स्क्रीनशॉट लेना है या इसको मतलब लिखना है तो छाप लो जल्दी फटाफट, छापना है तो छापो। ये वाली चीज छोड़ देना, ये तुम्हारे बहुत काम की नहीं है। पावर बाई एरिया वाला फॉर्मूला तुम्हारे किसी काम आने वाला नहीं है, ये मेनली काम आएगा, तो इसको छाप लो। अपन आगे बढ़े फटाफट, नेक्स्ट ग्राफ पे आए। चलो ठीक है, किसी को समस्या नहीं है, मैं मिटा रहा हूँ इसको, मैं ये फॉर्मूला छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां नीचे में लिख रहा हूं मैं इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी। और इस इंटेंसिटी के साथ मैंने एक चीज जो बोल दी है, वो बोल दी है कि न्यू जो है अपने पास कांस्टेंट है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है। जिस फोटोन को मैं बॉम्बार्ड करने वाला, जिस फोटोन को मैं वहां पे फेंकने वाला हूँ, उस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है। बहुत बार तुमको ये ऐसे लिख के देगा कि रेड लाइट इज बॉम्बार्डेड, और ऐसे बोलेगा और गिवन लाइट, या कोई एक ऐसा टर्म यूज कर देगा जिससे ये पता चल जाएगा कि जिसको यूज करने वाले हैं वहां पे वो फिक्स क्वांटिटी है जो अपने पास लाइट आने वाली है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा होगा, फटाफट प्लॉट कीजिए बेटा। मतलब काइनेटिक एनर्जी के साथ इंटेंसिटी कैसे वैरी करना चाहिए, यहाँ बात करते हैं, छोड़ो रहने दो, उतने पे नहीं जा रहे हैं। एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का अपने पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला अपने पास अगर ध्यान रखो, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ऊपर। अरे यार ये क्या समस्या है, सॉरी सॉरी। चलो देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस के हुआ करता था, ठीक है। अब देखो इस चीज को कि अगर हमने इस न्यू को फिक्स रखा है, एच न्यू नॉट है, न्यू नॉट तो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो कि एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, तो इससे तो कोई लेना देना अपने को है नहीं, ये तो फिक्स क्वांटिटी है, न्यू नॉट है, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। किसी भी मेटल के लिए नहीं ध्यान है तो फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिक्स फॉर मेटल। कोई जो मेटल ले लिया उसके लिए ये क्वांटिटी क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली, ठीक है। तो अगर एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ही है, अगर आपने इस न्यू को भी फिक्स कर दिया है, तो अपने पास क्या जो काइनेटिक एनर्जी है, इसमें से कोई भी ऐसा टर्म है जो यहाँ यूज हो रहा है जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा? देखो तो, एच कांस्टेंट है, न्यू कांस्टेंट कर दिया मैंने, यहाँ बोल दिया कि न्यू जो यूज कर रहा हूँ वो कांस्टेंट यूज कर रहा हूँ, ये भी एच कांस्टेंट है, न्यू नॉट जो है मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो भी कांस्टेंट है, तो जो काइनेटिक एनर्जी आने वाली है वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास जो फोटोन बॉम्बार्ड हो रहा है, देखो ध्यान देना इस चीज का मतलब क्या है, ये मतलब समझो वो ज्यादा जरूरी है। ये जो फोटोन बॉम्बार्ड हो रहा है, ये फोटोन बम्बार्ड होने के बाद जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तुमने नंबर ऑफ फोटोन्स कितने गिराए हैं। इंटेंसिटी का मतलब तो वही हुआ, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा देना। क्यों फर्क नहीं पड़ता भैया? क्योंकि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एनर्जी होती है जो एक फोटोन टकराया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, जो बचा एनर्जी वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन चल दिया। अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ फोटोन्स को मैं बढ़ा रहा हूं, तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ जाएगा, सही है, लेकिन क्या एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी का नंबर ऑफ फोटोन से कोई लेना देना नहीं है। कोई समस्या है इसमें किसी को? फटाफट बताओ कि सर समस्या है, समझ में नहीं आया। काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी के साथ कोई लेना देना है? अपूर्वा बोलिए, कांस्टेंट एज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। किसी को समस्या है इसमें? सारी जनता से पूछ रहा हूँ, किसी को समस्या है फटाफट बोलो। हो सकता है बाउंसर जाए, ये मना, ये नहीं बोल रहा कि नहीं जा सकता, क्योंकि अब क्लास में नहीं हो यार, मुझे भी फील नहीं आती है इसे पढ़ाने में, टू बी फ्रैंक मुझे नहीं आती है फील, बट क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास भी, ठीक है।
पता नहीं, ऐसा लगता है क्या ही कर रहा हूँ, रोबोट को पढ़ा रहा हूँ। चलो ठीक है, ये जंक्शन ले रहा हूँ कि सबको समझ में आ गया, ठीक है। ओके, तो अपने को ये पता चल गया कि भाई साहब फोटोन जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला उसके काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी जो है वो बिल्कुल ऐसे कांस्टेंट ग्राफ रहेगा। तुम इंटेंसिटी कितना ही बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कांस्टेंट रहने वाली है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। डन है। नेक्स्ट, सेम सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं एक अलग तरह का ग्राफ प्लॉट करने के लिए, और इस ग्राफ को ध्यान देना। फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, ये ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है। फटाफट इसको प्लॉट करो, बताओ कि सर इसमें क्या बनेगा। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ कैसा बनना चाहिए? कांस्टेंट होगा या उसका कोई स्लोप आएगा या कोई दूसरे तरह का कर्व बनेगा, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, एसिम्पटोट, जो भी तुमको पता है वो कुछ बनेगा, कैसा बनेगा फटाफट बताओ। मैं तो नहीं वहीं रहेंगे, वहीं टाटा नहीं रहेंगे तो नहीं, पढ़ाई छोड़ देंगे। ओ भाई भाई, वो हो ना गया हो बोलते गया हो गया हो गया। हाँ हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा बनेगा? फटाफट प्लॉट कीजिए बेटा, और बताइए कैसा होना चाहिए। सर अभी बहुत कोचिंग खुला है, आप भी खोल दीजिए, हम लोग आ जाएंगे। बेटा गलत चीजें आ रही है। ठीक है, खोलना तो नहीं चाहिए, बट ठीक है यार, लोग कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं यार। देखो जब खुलेगा तब अपन एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देंगे, ऐसा कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। फटाफट बेटा बताइए क्या होगा वहां पे, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ क्या होगा, कैसा बनना चाहिए? फर्जी है यार, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन लिखा है ना हमने, ठीक है। अपने को पता है कि न्यू नॉट तो फिक्स है, इसका वर्सेस इसका ग्राफ बोला है। अगर इसको ध्यान दो तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लूं तो कोई कष्ट है क्या? इक्वल इसको y मान लो, इसको x मान लो, तो ये m हो गया और ये c हो। एक बात बताओ, y इक्वल टू mx प्लस c पढ़े हो? कितनों को पता है y इक्वल टू mx प्लस c होता है सर? y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ कितनों को पता है? अरे किसको नहीं पता ये बता दे भाई। नहीं पता। नहीं पता, वेरी गुड। चलो जिसको नहीं पता उसके लिए फटाफट मैं बता रहा हूं। देखो अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया है, वो ग्राफ इस सेट, देखो इस पे जो है उसको y मानो, जो इस नीचे वाले पे रखा है उसको x मानो, इस पे जो है y, इस पे जो रखा है उसको x मानो, ठीक है। और वो किसी भी तरीके से इस सेट में आ जाता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, दिख रहा है ना? ठीक है। अब ये c के पहले प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इस m के पहले प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ये x जो यहाँ वाली क्वांटिटी है, y जो है वो यहाँ वाली क्वांटिटी है, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ इस फॉर्म में, देखो तो ऐसे मैं लिख लूं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, देखो काइनेटिक एनर्जी माइनस एच न्यू, सॉरी प्लस एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। देखो लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी y पे है, x की जगह पे कौन है न्यू, m की जगह पे कौन है h, और c की जगह पे क्या है माइनस एच न्यू नॉट। ये डन है। तो अपने को ये पता चल गया कि ये जो ग्राफ है ये किस तरह का ग्राफ बनेगा। अपने पास स्ट्रेट लाइन बनता है, इस स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या होता है सर? m जो होता है वो स्लोप होता है, और जो c होता है वो c क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। डन है। इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, कैसा ग्राफ इसका बनेगा? करे इसका ग्राफ प्लॉट, ठीक है। चलो करके देखते हैं इसका क्या होगा। जिसको नहीं आता है ग्राफ प्लॉट करने y इक्वल टू mx प्लस c, तो ऐसे वैल्यूज पुट करके कर लो, ठीक है। चलो मान लो कि मेरे पास जब न्यू जीरो था, इसको जीरो पुट करो, इसको जीरो पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है? माइनस एच न्यू नॉट आ रहा है। मतलब कुछ कहानी यहाँ पे है निगेटिव है, कुछ कहानी यहाँ नीचे रही होगी। ओके, अगर अपने पास अगर अपने पास इसको जीरो पुट कर दें, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, तो एच न्यू किसके बराबर हो रहा है? एच न्यू नॉट के बराबर आ रहा है। मतलब ये कहानी कहाँ जा रही है? कुछ यहाँ जा रही है। न्यू किसके बराबर है? न्यू नॉट के बराबर है, ठीक है। तो ये अपने पास पॉइंट क्या हो गया? न्यू नॉट, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन बना दो, तो अपने पास ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे। अब एक कष्ट क्या है कि काइनेटिक एनर्जी निगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो अपने क्या करेंगे? इस नीचे वाले पोर्शन को हटा देंगे। डन। तो अपने पास ग्राफ क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, जो एक फिक्स पार्ट छोड़ के आगे जाएगा। और ये जो पॉइंट है, इस ये पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? न्यू नॉट के बराबर होगी, या यू बोल लो तो ये
वर्क फंक्शन कौन सा वाला होगा, सॉरी ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इनटू एच करने पे क्या हो जाता है, वर्क फंक्शन बन जाता है। एक और भी चीज ध्यान रखना, बहुत बार तुमको इसके जगह पे ऐसे ही लिख के दे देगा, ये न्यू नॉट नहीं लिख के देगा, ये बोल देगा 5/h। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 5/h बोल लो या न्यू नॉट बोल लो, उस पॉइंट से होते हुए वो ऊपर चले जाएगी। इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप कितना होगा, h के बराबर होगा। कोई समस्या है किसी को इसमें, किसी को समस्या उस ग्राफ में, सर खोपड़े में नहीं गया, नो बॉल बाउंसर चला गया हो। बेटा सिंपल सा है यार, क्लास 9th या 10th में आप स्ट्रेट लाइन पढ़ते होगा, आई गेस उस समय आपको पढ़ाया गया होगा। एच, अरे अपने पास एच यूज करेंगे ना, अपने पढ़े थे यहाँ देखो ना, पहले वाला फॉर्मूला में एच न्यू नॉट किसके बराबर होता था, 5 के बराबर होता था, तो 5 के बराबर एच न्यू नॉट है, तो न्यू नॉट बराबर क्या लिख सकते हो, 5/h, वही एच है और क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये जो पॉइंट है ना जहां से ये ग्राफ उठा है, ठीक है, ये जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट के लिए बहुत जगह देखोगे ना तो न्यू नॉट नहीं लिख के लिख लेगा 5/h। ठीक है, कोई समस्या इस ग्राफ में, सारी जनता से पूछ रहा हूँ, कोई समस्या भैया इस ग्राफ में? खोपड़े में गया, देखो 2-3 ग्राफ देख चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी देख चुके हैं, उससे पहले देख चुके थे करंट वर्सेस नंबर ऑफ फोटॉन्स या इंटेंसिटी, दोनों ही चीज देख चुके थे। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी देख लिए, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी देख लिए, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ ये तुम्हारा होमवर्क है, करके आना। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ ये तुम्हारा होमवर्क है, कल आराम से करके आना, जिसका हो जाए वो। देखो यार ग्रुप में मैसेज करते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो दिल पे मत लिया करो। और दूसरी चीज है कि मतलब ऐसा भी होता है ग्रुप में मैसेज रहते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो ध्यान नहीं रहता। तो बेटर होगा अगर आपके पास कोई सीरियस कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो कभी बाद में भी देखूंगा तो मुझे ध्यान रहेगा कि इस मैसेज का रिप्लाई करना है। ठीक है, ग्रुप में ध्यान से उतर जाता है यार, तो ट्राई करो, नहीं तो फिर ग्रुप तो ओके ओके है ही है। ठीक है, चलो यहां तक किसी को समस्या है तो बोलो कि सर खोपड़ा में नहीं गया, वरना फिर आज की सभा हम समाप्त करें। एक चीज और भी है जो अपन बात करेंगे, बट स्टिल इसको पहले बता दो, इसमें कोई समस्या है तो बोलो। चलो कोई तो कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब मान लेता हूँ कोई समस्या नहीं है। राशि बोल रही है नो दिक्कत सर। चलो ठीक है बेटा, क्लियर होना चाहिए दिमाग में, क्लियर तो साफ तो नहीं हो गया ना, वैसा वाला क्लियर नहीं चाहिए। चलो ठीक है, ओके फाइन। तो आज की सभा समाप्त करते हैं यहीं पे। बहुत ज्यादा कोई न्यूमेरिकल्स इस पे भी नहीं मिलेंगे आपको, मेनली ये फिजिक्स में आपको ज्यादा पढ़ने को मिलता, बट स्टिल अब पढ़ रहे हैं अपन तो साथ ही पढ़ लेते हैं, छोड़ें क्यों, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा बेटर आते हैं रेदर देन जो आपका ट्रेडिशनल फोटो इलेक्ट्रिक के जो क्वेश्चन हैं उससे बहुत कम आए हैं क्वेश्चन। दूसरी चीज, ग्रुप में जिसने क्वेश्चन पूछा था भाई साहब पूछ लो, ग्रुप में जिसने भी क्वेश्चन पूछा था एक बार पूछ लो कि सर पता नहीं कोई क्वेश्चन था, कोई ऐसा है जिसका ग्रुप में क्वेश्चन था? कुछ नहीं, चलो ठीक है, आज की सभा समाप्त क्या हुआ आज? ठीक है, क्या अच्छा स्प्राइट, मेरे को लगा क्या बोल रहा है स्प्रिटल। चलो ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, आज की सभा समाप्त करते हैं अपन, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। कोई समस्या हो तो आप ग्रुप में या फिर पर्सनल में उसे मैसेज कर दीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करो। ओके बेटा, थैंक यू, चलो ठीक है, सभा समाप्त करते हैं हम।